तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, जहां पर हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने जो बातें बोली थी वो लगभग लगभग सही तो थी, लेकिन कुछ कमियां थी और वो हमारे को देखने को मिली। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम करके और सेल डिवीजन प्रोसेस को देखा तो हमने देखा कि जो चीजें इनहेरिट होती है, जो चीजें सेपरेट होती है, डिवाइड होती है, वो जीन्स नहीं होते बेसिकली, है ना। क्रोमोसोम्स वो चीज होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं और क्रोमोसोम्स ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। उनका सेपरेशन मेथड क्या होता है, किस तरीके से जब उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, लिंकेज होती है, वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते, क्रोमोसोम्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते, उनके बीच में रैंडमली क्रॉसिंग ओवर होती रहती है। पहली चीज तो हो गई। ठीक, दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि ये जो डेविएशंस हमारे को अगेंस्ट द डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ देखने को जो मिल रही थी, इनके क्या रीजन थे। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था यहाँ पर लिंकेज। तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था यहाँ पर टी.एच. मॉर्गन। तो मॉर्गन ने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस करे और उसने जितने भी डाइहाइब्रिड क्रॉस करे थे वो करे थे फ्रूट फ्लाई के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो कमियां क्या थी कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट करे वो भी प्लांट के ऊपर करे और उसने सभी को उनसे रिलेट कर दिया। उसने ना किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करी और ना किसी और स्पीशीज के ऊपर। जबकि टी.एच. मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने देखा कि कुछ अनप्लग्ड चीजें यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से देयर आर सम डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। तो कह सकते हैं इसमें मेंडल की कोई गलती नहीं है। देखो, मेंडल ने तो जो देखा वो बता दिया, बाकी रिजल्ट उसने देखे नहीं वो बता था, लेकिन बाकी लोगों ने देखे तो उन्होंने बता दिया। और हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, दिस इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और बाद में उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुई। तो उसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज अ न्यू टॉपिक, देयर इज कॉल्ड द लिंकेज। तो कई बार क्या होता है कि बेसिकली देयर इज अ पेयर ऑफ जीन्स या ग्रुप ऑफ जीन्स व्हिच आर इनहेरिटेड टुगेदर। जब जीन्स का पेयर या जीन्स का पूरा ग्रुप एक साथ इनहेरिट होता है, कैरिड ऑन द सेम क्रोमोसोम, और वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। और इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। कहने का मतलब क्या है, जस्ट इमेजिन, मान लो कि मेरे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक, दिस इज द क्रोमोसोम। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इसके ऊपर एक जीन्स गिरा और इसी की सिस्टर क्रोमैटिड्स के ऊपर भी जीन्स यहाँ पर गिरा। ठीक है, नो इशू। एक जीन्स ये रहा, एक जीन्स ये रहा। तो जब ये जीन्स इनहेरिट होते हैं, ये अपना अलग इनहेरिट हो रहा है, ये अपना अलग इनहेरिट हो रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर सिंगल जीन्स तो होते नहीं है, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि इनके बीच में, देखिए जैसे एक जीन्स ये है और एक जीन यहाँ पर ये, तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों जीन्स के बीच का जो गैप है वो काफी कम है, और एक जीन ये रहा। अब देखो, जिन क्रोमोसोम के ऊपर जिन जिन जीन्स के बीच में गैप ज्यादा है ना, जैसे मान लो रेड वाले और ब्लैक वाले के बीच में, या ब्लैक और ब्लू, या इनके और ब्लू के बीच में, तो ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, कुछ जीन्स होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ही कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप में इनहेरिट हो जाते हैं, एक साथ इनहेरिट होते हैं बच्चे। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक साथ इनहेरिट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर लिंक जीन। तो बेसिकली दीज आर द लिंक जीन्स, ये लिंक जीन्स कहलाते हैं, समझे। सो अंडरस्टैंड दैट नॉट all genes follow independent assortment when they are compared to other genes in the same class, but be able to explain why some genes don't fall into independent assortment की बातें पता चले। To understand that the chromosomes carry group of genes that determine a person's genetic makeup। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं जो किसी भी बंदे के जेनेटिक मेकअप को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं।
क्रोमोसोम्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते। अब क्रोमोसोम्स कभी भी स्टैटिक है, मान लीजिए यही क्रोमोसोम और कॉन्स्टेंटली इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। मान लो एक तो क्रोमोसोम मेरे पास ये होगी, ठीक है, लेकिन अगर इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम है, देयर इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये और ये, these are the known sister chromatids of homologous chromosome। बात समझ में आई? So chromosomes appear during cell division and during meiosis, each gamete gets one copy of its chromosome। ये बात मैंने क्लास में ही आपको बताई थी। Chromosome appear in pair में पाए जाते हैं just like gene, and chromosomes are much larger than genes and could hold many different things। बहुत सारे जीन के ऊपर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई भी इशू नहीं। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इनके बीच में अगर सम टाइम देयर इज अ क्रॉसिंग, अगर इनके बीच में यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाती है, ये वाला और ये वाला, इस तरीके से इनके बीच में क्रॉसिंग हो जाती है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इनके जो जीन्स होते हैं जो आपस में रिप्लेस हो जाते हैं सम टाइम। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको सिंपल स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लो कि ये वाला क्रोमोसोम है हमारे पास, ये वाला इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, कोई समस्या ही नहीं किसी भी तरीके की। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कैप्स ए के सामने स्मॉल है, कैप्स बी के सामने स्मॉल बी, और कैप्स सी के सामने ये स्मॉल सी। बिल्कुल इस तरीके का अरेंजमेंट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो जैसा जीन्स है उसके सामने वैसा जीन्स होगा, तभी तो मैंने इनको यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहा हूँ, तभी तो मैं इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहा हूँ। ये देख, अब मेरे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, कैप्स ए के सामने स्मॉल है, कैप्स बी के सामने स्मॉल बी, कैप्स सी के सामने स्मॉल, ठीक। लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि क्रोमोसोम्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते, रैंडमली उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती रहती है, और उस क्रॉसिंग ओवर के कारण उनके जो जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। सम टाइम देयर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये देखिए अगर इनके बीच में इफ देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो गई, मैं कह रहा हूँ कि देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इनके बीच में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी हो गया है, ठीक है जी। तो क्या होगा ये देखिए अभी यहाँ पर, ठीक, कैप से कैप से, ठीक। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास स्मॉल सी, स्मॉल है, स्मॉल बी, और ये कैप, ठीक। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये क्रोमोसोम थे, इनके बीच में कंटिन्यूअस क्रॉसिंग ओवर होती है, कभी स्टैटिक तो होते हैं, जेनेटिक मटेरियल इनका एक्सचेंज हो गया। तो इस डायग्राम के थ्रू मुझे ये पता चलता है कि जो कैप्सी था वो इस तरफ चला गया, स्मॉल सी इस तरफ, रेड सेक्शन इधर और ब्लैक सेक्शन इस तरफ आ गया। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बात सबको समझ में आई? तो जेनेटिक मैटर का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, चलिए वेरी गुड। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और डिटेल में,
एक्चुअल में देखिए हुआ क्या है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा देखिए ये वाला टर्न ये हो गया और ये वाला टर्न ये हो गया। तो एक्चुअल में ध्यान से देखिए कि जो मेरा ए बी था, आप ये मत सोचिए कि एक्सचेंज हुआ है, आप ये सोचिए कि ये वाला सेक्शन इसके ऊपर आ गया और ये वाला सेक्शन इसके ऊपर आ गया, तो ये तो एक्सचेंज हो गया। और ये दोनों एक साथ, आप सोच रहे हैं कि नीचे वाले ये चेंज हो गया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों शिफ्ट होकर के इधर आकर ये शिफ्ट होकर के उधर चले गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों लिंक थे भैया, ये इधर आ गया ये इधर आ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, क्योंकि सी के सामने तो सी है ही, ठीक है। लेकिन आप देखिए ये दोनों जीन्स एक साथ पेयर में तो एक साथ ये फ्लिप मार गए, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो जीन्स थे हमारे पास, ये दोनों लिंक्ड जीन्स है, ये दोनों बहुत पास पास है, तो इस वजह से होना तो इसे था, लेकिन एक्चुअली ये दोनों एक साथ रिवर्स हो गए ऊपर वाले। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड द लिंक्ड जीन्स, ये लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। So multiple genes are located on one chromosome and some genes will be closer together than comparison to others. So recall that chromosomes कभी भी static नहीं होते, they are constantly crossing over and exchange genetic information with each other. And most of the genes are in group and crossing in group due to short distance. And this is called the linkage. इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? लिंकेज बोलते हैं। यानी कि linkage is inversely proportional to the distance between two genes. Distance between two genes. दो जीन्स के बीच में जितना ज्यादा गैप, लिंकेज उतनी कम, जितना गैप कम लिंकेज उतनी ज्यादा। और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लिंकेज frequency. This is called the linkage frequency. So linkage can be seen between two genes that are controlled by the same chromosome and are close enough together. So the closer together two genes are in a chromosome, the more likely it is that they will be inherit together and in turn be linked. Got it? अब ये जो क्रोमोसोम्स लिंक्ड होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए और कितना गैप नहीं होना चाहिए? तो क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है बच्चों, मेजर होती है मैप यूनिट में। क्रोमोसोम्स लेंथ मेजर्ड इन मैप यूनिट्स में, हम लोग यहाँ पर उसको मेजर करते हैं, उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर सीएम। सीएम मतलब कि सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन ने ये सारी चीजें बताई थी, अभी उनके क्रॉस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो वो ये कहता है कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स के बीच का गैप अगर 50 सेंटीमॉर्गन से कम है, इससे कम है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि दीज आर द लिंक्ड जीन। लेकिन अगर गैप 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा है तो उनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, उनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। अगर इन दोनों जीन्स के बीच का गैप मान लीजिए 6 cm है, यानी लिंक्ड है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप अगर 52 cm है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्ट होगा, ये अलग होगा, ऊपर वाला अलग होगा, कोई समस्या ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकला कि ईच क्रोमोसोम कंटेन मल्टीपल एलील जीन, हाउ क्लोजली टू जीन्स आर लोकेटेड with respect to one another will determine how often random crossing over events occur between them. Same genes appear to follow independent assortment because they are on different chromosomes, some because they are far apart on the same chromosome, and genes that don't follow independent assortment are linked because they are close enough together on a chromosome and also controlled by the same chromosome. What it? ये हमारा linkage phenomenon यहाँ है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक और टर्म है मेरे पास रिकॉम्बिनेशन, का मतलब देखिए द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। अगर नॉन पेरेंटल जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन कहलाता है, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में अगर क्रॉसिंग होती है
तो उसी को मैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बोलता हूँ। दिस इज कॉल्ड एक काम की इस तरह से इनहेरिट हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लो इन दोनों के बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है, तो कॉम्बिनेशन ही नया बनता है जिसको मैं रिकॉम्बिनेशन बोलता हूँ। ठीक है, और इन प्रोसेस को मैं हम लोग यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ जो टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मेंडल्स लॉ की डिस्कवरी हुई, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि मेंडल की जो थ्योरी थी वो क्यों फेल हुई। देन उसके बाद हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे अभी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर मैंने आपको बताया कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में, और यहाँ पर हम ड्रोसोफिला और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आता है, व्हाई मॉर्गन सेलेक्टेड द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में आज इसका आंसर आपको लिख के लाना है कि व्हाई मॉर्गन सेलेक्टेड द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। गॉट इट। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए क्रॉस के बारे में। तो जो टीएच मॉर्गन थे, इनका पूरा नाम था बच्चों थॉमस एंड मॉर्गन, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। ही कैरिड आउट मेनी डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसके ऊपर करें, इन्होंने जो क्रॉस करे वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर करे। इसी को बोला जाता है बच्चों यहाँ पर फ्रूट फ्लाई। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बनाना फ्लाई, आल्सो टर्म्ड एज मैंगो फ्लाई। ओ माय गॉड। तो ड्रोसोफिला के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। और जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसी को बोला गया यहाँ पर, इस एक्सपेरिमेंट होने के बाद देयर इज अ जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में पता चला, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद मॉर्गन को बोला जाने लगा फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। इनको बोला गया यहाँ पर फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। अब देखो ऐसा क्यों बोला गया फ्रूट फ्लाई या बनाना फ्लाई, मैंगो फ्लाई? देखो इनके अंदर भरपूर मात्रा में बेसिकली ऑक्सीन प्रेजेंट होता है, सही। और इसके थ्रू हम लोग यीस्ट सेल को ग्रो कर सकते हैं, और फ्रूट फ्लाई जो होता है इसी को फीड करता है, सही। फ्रूट फ्लाई फीडिंग मुद्दा जो ये है, तो हमें लैब में काम करना होता है, तो उसके लिए हमारे को उसको फूड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। टोटल इसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर 2n is equal to 8। ये थर्ड कंडीशन में, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4। क्या n की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करा तो सही इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन इससे पहले भी कोई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लिंकेज के बारे में बात करी। सबसे पहले जो लिंकेज के बारे में बात करी थी बैटसन ने और पनेट ने। जी हाँ, पनेट वही जिन्होंने पनेट स्क्वायर क्रॉसिंग करी, और बैटसन वही जिन्होंने कॉइन द टर्म जेनेटिक्स। तो बैटसन ने और पनेट ने सबसे पहले लिंकेज के बारे में बात करी व्हाइल वर्किंग ऑन स्वीट पी प्लांट। सबसे पहले लिंकेज discussed first by Batson and Punnett। इन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया, और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया कि स्वीट पी, इसका बायोलॉजिकल नेम है लथाइरस ओडोरेटस। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, लथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म जो लिंकेज का था उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मॉर्गन ने ही एक्सप्लेन किया। तो चलिए मॉर्गन के बारे में बात करते हैं कि जीन्स किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमारे को कुछ बातें यहाँ पर और पढ़नी पड़ती। चलिए 2-3 टर्म्स उनके बारे में जानना पड़ेगा।
एक बात याद रखना कि जीन्स सेपरेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, कि जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। मान लीजिए जीन्स लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग साथ साथ जो है, जीन्स सेपरेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, जीन्स सेपरेटेड ऑन अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। देखिए जी कैसे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी। चलिए ये इसका होमोलॉग ए बी सी डी ई एफ। अब मैं कहता हूँ कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, मान लो चलो ये देखो छोटा देखो, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, देखिए ए बी सी डी, लेकिन इसके यानी स्मॉल ई यहाँ पर, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहाँ पर स्मॉल डी के साथ कैप्स। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के उनके बीच में हुआ है। ठीक, चलिए अब एक्सपेरिमेंट जब हुआ इसके ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, जहां पर मैंने आपको बताया टू एन कंडीशन कितनी है, 8 है, यानी एन की वैल्यू 4 है। तो इसके अंदर से मैं देखता हूँ कि टोटल 8 सेल है, जिसमें से 6 सेल ऐसी है जो सोमेटिक सेल है, और 2 सेल ऐसी है मेरे पास जो कैसी है भैया, यहाँ पर सेक्स सेल्स है, सेक्स क्रोमोसोम से। तो सोमेटिक क्रोमोसोम, 8 क्रोमोसोम में से मेरे पास 6 सोमेटिक क्रोमोसोम्स है, जिनको मैं बोलता हूँ ऑटोसोम, सही। और सेक्स सेल वाले ही कहलाएंगे मेरे पास सेक्स क्रोमोसोम। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर एलोसोम्स के नाम से पढ़ेंगे, हेट्रोसोम्स के नाम से भी पढ़ेंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन बैंक में इस तरीके की वर्डिंग्स आ सकती है। हेट्रोसोम्स है, आइडियोसोम्स और आइडियोक्रोमोसोम। चलिए कोई समस्या नहीं। एक एक बात तो ये हो, अब एक चीज और याद रखना कि ये मेरे पास फीमेल है एंड ये मेरे पास यहाँ पर मेल है। अब जो फीमेल है उनके अंदर दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है, और मेल के अंदर मान लीजिए एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो यानी ये मेरी कहलाती है होमोमॉर्फिक कंडीशन, होमोमॉर्फिक कंडीशन। होमो यानी सेम, मॉर्फिक यानी मॉर्फोलॉजी, यानी जो दो क्रोमोसोम होंगे एक्स को देखने में सेम होंगे। देखो एक एक्स और ये दूसरा एक्स, ये मैं एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वाले एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिंगल लाइन से। जबकि दूसरी तरफ है मेरे पास एक्स वाई, जिनको मैं बोल रहा हूँ हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन, देयर इज अ हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन। एक एक्स एक वाई है, तो देखिए ये तो हो गया एक्स एंड दिस इज कॉल्ड अ वाई। तो वाई क्रोमोसोम को नीचे जाकर थोड़ी सी उसकी डंडी जो मुड़ी है मेरा, वो वाई क्रोमोसोम कहलाता है। एक बात तो ये, दूसरी चीज, अगर कभी भी डोमिनेंट जीन्स को रिप्रेजेंट करना, तो वहां पर हम क्या करते थे, जितने पुराने कोर्स है क्रॉस है उसमें जो डोमिनेंट होता था उसको हम कैप्स के साथ और रिसेसिव को स्मॉल के साथ रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो है डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करेंगे बाय प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना जी। तो जैसे अगर मान लो जस्ट इमेजिन टॉल और ड्वार्फ आता है, समझना
तो वहां पर हम टॉल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैप्स टी और ड्वार्फ को स्मॉल टी। इस क्रॉस में उल्टा है, इसमें हम जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसके फर्स्ट लेटर को लेंगे। ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर क्या है, डी, तो डी लेंगे प्लस के साथ, तो डी लेंगे बिना प्लस। तो यानी डी प्लस के साथ मतलब कि टॉल, और डी बिना प्लस के यानी कि ड्वार्फ। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन है एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम और इसके ऊपर ये जो कहते हैं यहाँ पर एक नो इशू। अब कई बार क्या है कि कुछ जीन्स के लिए अगर एक्स के ऊपर एक एलील प्रेजेंट है, मान लो ये रहा, तो उसके वाई क्रोमोसोम के ऊपर होमोलोगस पार्टनर जो है वो एब्सेंट है। मैं ये कह रहा हूँ इसका जो होमोलोगस पार्टनर है एब्सेंट है। ठीक भाई, जैसे कंडीशन थी ये एक्स और ये वाई, ठीक नॉर्मल कंडीशन है। इसके ऊपर यहाँ पर कैप्स है स्मॉल है, कैप्स भी स्मॉल। तो हमने पहले क्रॉस में पढ़ा था जब भी ऐसा होता है तो डोमिनेंट वाला शो होगा, तो ये भी डोमिनेंट है और ये वाला भी डोमिनेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर तो कैप्स है लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए प्रेजेंट ही नहीं है, तो होमोलोगस पार्टनर इज एब्सेंट। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई रिसेसिव एलील है एक्स एक्स पर, चलिए मान लो कि यहाँ पर ये मैंने ले लिया स्मॉल बी ले लिया, सही, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ है ही एब्सेंट है, तो y पर इसका होमोलोगस एब्सेंट है, मींस दे आर नॉट प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म। तो ओनली वन एलील इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, इट मींस दिस इज हेमीजाइगस कंडीशन। ये कंडीशन मेरे पास हेमीजाइगस कंडीशन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द हेमीजाइगस कंडीशन। और अब देखते हैं कि हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, तो रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन कब शो करता है, जब होमोजाइगस रिसेसिव एलील होते हैं, यानी दोनों स्मॉल टी होंगे तभी तो हमारे पास ड्वार्फ आता है, ऐसा ही होता है when it is in the homozygous condition, but when it is in हेमीजाइगस कंडीशन अकेला रिसेसिव एलील जो होता है उसके अंदर काबिलियत होती है कि वो अपनी एबिलिटी होती है टू शो द एक्सप्रेशन, और इसी कंडीशन को मैं बोलता हूं यहाँ पर सूडो डोमिनेंट। दिस इज कॉल्ड द सूडो डोमिनेंस, यानी कि पेयर में ना होते हुए भी अपना एक्सप्रेशन शो कर देगा। ठीक, क्लियर है चीज। अब इसी बेस को रखते हुए मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट करा। देयर इज अ मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब देखो जब मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट करा तो उसने ड्रोसोफिला के 3 कैरेक्टर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करा। मॉर्गन चूज 3 कैरेक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है। इसमें सबसे पहले आता है बॉडी कलर, दूसरा हो गया आई कलर, और तीसरा हो गया जी विंग्स का साइज। जी विंग्स का साइज। इधर है मेरे पास ये डोमिनेंट कैरेक्टर और इधर होगा मेरे पास रिसेसिव। तो देखो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था सबसे पहले मेरे पास, हियर इज द ब्राउन, ब्राउन डोमिनेंट, और येलो बॉडी रिसेसिव कैरेक्टर। फिर आंखों का रंग लाल और रिसेसिव कैरेक्टर आंखों का रंग व्हाइट। विंग्स का साइज नॉर्मल डोमिनेंट में, और रिसेसिव में मिनिएचर थोड़ा सा। ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर है जी, कोई समस्या है। अब हमने यहाँ पर इनको कैसे रिप्रेजेंट किया ये देखिए जी, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि हम कैसे इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉडी कलर अगर ब्राउन है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसके फर्स्ट लेटर से वो भी स्मॉल है, येलो है तो स्मॉल वाई, येलो है तो स्मॉल वाई, लेकिन डोमिनेंट है तो प्लस, ये रिसेसिव।
आई कलर रेड एंड व्हाइट है, डोमिनेंट रेड है, रिसेसिव व्हाइट है, यानी कि स्मॉल w प्लस के साथ रेड कलर और स्मॉल w व्हाइट। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल स्मॉल m प्लस एंड स्मॉल m मिनिएचर। ये बात सबको समझ में आई? इस तरीके से हम लोगों ने इनको रिप्रेजेंट किया। अब उसी बेसिस पे यहाँ पर इन्होंने क्रॉस किया। जो पहला क्रॉस किया बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, जैसे द फर्स्ट क्रॉस। दूसरा क्रॉस किया इन्होंने आई कलर और विंग साइज का, सेकंड क्रॉस। और जो थर्ड क्रॉस किया इन्होंने वो किया बॉडी कलर और विंग्स के साइज, दिस इज द थर्ड क्रॉस। और इन तीनों क्रॉस को करने के बाद उनका रिजल्ट आया, जहां पर हम लोग देखेंगे कुछ पैरेंटल कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स। लेकिन तीनों कैरेक्टर्स को यूटिलाइज करके मॉर्गन ने 3 क्रॉस करे, तीनों डाई हाइब्रिड क्रॉस करे। और फर्स्ट जो क्रॉस किया उन्होंने बॉडी कलर और आई कलर का बॉडी किया।